हेलो, माय नेम इज़ ऋतु रतेवाल और इस वीडियो में आप पढ़ेंगे एनिमल किंगडम के बेसिक्स। मैं पिछले 9 सालों से यही चीज़ करा रही हूँ, नीट की प्रिपरेशन करा रही हूँ, बच्चों को एम्स की प्रिपरेशन करा रही हूँ और हज़ारों बच्चे आज तक मुझसे पढ़ के नीट का एग्ज़ाम क्रैक कर चुके हैं। वो बहुत ही अच्छे मेडिकल कॉलेज में हैं और अभी भी मुझे मैसेजेस करते हैं सेइंग हाउ मच दे आर लर्निंग एंड व्हाट दे आर लर्निंग। ये अनअकैडमी स्टूडियोज़ प्लेसिबो है, इंडिया का नंबर 1 चैनल नीट और एम्स की प्रिपरेशन के लिए, जहाँ पे हम आपके लिए लाइव क्लासेस लेकर आते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, प्लस बहुत सारी टेस्ट क्वेश्चंस लेकर आते हैं, बहुत सारी टेस्ट सीरीज लेकर आते हैं, नीट के पास्ट क्वेश्चंस, एम्स के पास्ट क्वेश्चंस और वैसे भी प्रैक्टिस क्वेश्चंस बहुत सारे। आप हमसे टेलीग्राम पे जुड़ सकते हैं, टेलीग्राम की ऐप डाउनलोड करके जैसे ही आप ये लिंक डालेंगे आप हमसे कनेक्टेड हो जाएंगे एंड हमारी सभी नोटिफिकेशंस आप लोगों को मिलती रहेंगी। अनअकैडमी प्लस के बारे में थोड़ा सा बताना चाहती हूँ। इट इज़ ऑल्सो एन ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म जहाँ पे मैं अपना सिलेबस पूरा पढ़ाऊँगी, फिर बॉटनी, जूलॉजी +1 और +2 की। साथ में ही मैं तुम्हें इतनी बार क्वेश्चंस प्रैक्टिस करा दूंगी और इतने ज़्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करा दूंगी कि तुम्हें सब कुछ रट जाएगा। एक बायोलॉजी को तुम उस लेवल पे लेके जा सकते हो कि जहां तुम बायोलॉजी के लिए कतई निश्चिंत हो जाओगे। तुम्हें ये नहीं सोचना पड़ेगा कि नीट एग्जाम क्रैक करना है तो 3 सब्जेक्ट पढ़ना है मुझे, बायोलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री। तुम्हें लगेगा फिजिक्स केमिस्ट्री में मेहनत करनी है, बायोलॉजी मुझे आती है। और ना सिर्फ इस प्लेटफॉर्म पे मैं पढ़ा रही हूँ, इस प्लेटफॉर्म पे 40 और टीचर्स पढ़ा रहे हैं, जिसमें बहुत ही इंडिया की टॉप फैकल्टीज़ हैं, फिजिक्स की भी और केमिस्ट्री की भी। तो आप उनको फॉलो करेंगे तो आपकी फिजिक्स और केमिस्ट्री भी बहुत ज़्यादा इम्प्रूव होगी। फिजिक्स और केमिस्ट्री में बहुत नामी गिरामी नाम है हमारे पास, जैसे DC पांडे सर खुद पढ़ा रहे हैं फिजिक्स, जो कि जिनकी कि आप बुक्स खरीदते हैं और आप अपनी मर्जी से टीचर्स चूज करेंगे इनमें से। बट बायोलॉजी आपका एक ऐसा स्ट्रॉन्ग फोर्टे में बना दूंगी, क्योंकि नीट का एग्ज़ाम बायोलॉजी के ऊपर बहुत ज़्यादा बेस्ड रहता है, क्योंकि 50% सिलेबस बायोलॉजी रहता है। तो 50% सिलेबस के लिए तुम निश्चिंत हो जाओगे कि ये मुझे आता है। अभी जो बच्चा 200 नंबर स्कोर कर रहा है, 250 नंबर स्कोर कर रहा है, उसको मैं खींच खींच के 50 से 70 मार्क्स मैं तुम्हारे बढ़वा दूंगी। एंड जैसे जैसे मैं कहूँगी अगर तुम पढ़ोगे 330 340 नंबर लाना बहुत आसान बात है नीट में। बस जैसे जैसे मैं पढ़ाऊँगी वैसे वैसे पढ़ना है और मेरी क्लासेस फॉलो करनी है। और साथ में अनअकैडमी प्लस पे हम आपको टेस्ट सीरीज देते हैं। टेस्ट लगाना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तभी तुम्हें 3 घंटे में क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने की आदत पड़ती है कि इतने सारे क्वेश्चन, जो 180 क्वेश्चन होते हैं, वो 3 घंटे में कैसे निपटाने हैं। प्रैक्टिस करोगे नहीं तो नहीं आएगा। प्लस ये हमें हमारी तैयारी का आइडिया देती है। अनअकैडमी प्लस आपके लिए 3 टेस्ट सीरीज लेकर आता है, +1 के बच्चों के लिए, +2 के बच्चों के लिए और ड्रॉपर्स के लिए। वो आप अपनी मर्जी से चूज करेंगे। जब भी आप अनअकैडमी प्लस ज्वाइन करने का सोचें तो मैं तो यही कहूँगी कि आप जल्दी से जल्दी मन बनाएं। नवंबर में ही मन बना लीजिए, क्योंकि मैं अपना क्रैश कोर्स लॉन्च कर रही हूँ नवंबर में, जिसमें लिमिटेड सीट्स रखूँगी मैं, अराउंड 50 सीट्स रखूँगी मैं बच्चों के लिए। तो जो पहले 50 बच्चे होंगे उनको मेरे कोर्स में जगह मिलेगी। जब भी आप मन बनाएं अनअकैडमी ज्वाइन करने का, तो आपको करना क्या है, आप अनअकैडमी लर्निंग ऐप पे जाएंगे, डाउनलोड करेंगे और इंस्टॉल करेंगे उसको। फिर आपको फ्रंट पेज दिखेगा, प्लस के सेक्शन पे जाएंगे आप, प्लस के सेक्शन पे जाके आपको नीट एंड एम्स का सेक्शन दिखेगा, वहाँ पे जाओगे आप, फिर आप गेट सब्सक्रिप्शन पे जाओगे। अभी जो नीट 2020 का बच्चा है वो 6 महीने वाला सब्सक्रिप्शन पे क्लिक करेगा, क्योंकि नीट 2020 में अब 6 ही महीने बचे हैं। यदि कोई +1 का मेरा बच्चा पढ़ना चाहेगा, पूरा +1 पूरा पढ़ना चाहेगा, +2 पूरा डिटेल में पढ़ना चाहेगा, तो वो 1 ईयर या 2 ईयर वाला कोर्स ले सकते हैं। 6 मंथ्स का फीस 24,000 रहेगा, 1 ईयर का कोर्स फीस जो है 30,000 रुपीज़ रहेगा। इसको भी कम करने का तरीका है, हमारी टीम आपके लिए कोड लेकर आती है ऐसे, जिनको डालते ही आप 10% तक अपनी फीस कम कर सकते हैं। मान लीजिए आपने 1 ईयर वाली पे क्लिक किया, 30,000 यहाँ पे दिखा रहा है, बट आप ये कोड डालेंगे ऋतु लाइव। जैसे ही आप ये कोड डालेंगे आपको एक तो मेरी तरफ से 10% का गिफ्ट मिलेगा, 10% आपको छूट हो जाएगी। तो जो 30,000 वाला था वो अभी 27,000 में पड़ेगा। साथ में ही आपको मिलेंगे मेरे नोट्स, मेरे हैंड रिटन नोट्स, जो कि बहुत बेहतरीन तरीके से बनाए गए हैं, जिससे तुम्हें लर्न करने में बहुत आसानी हो जाएगी। साथ में ही तुम्हें मिलेगा मेरे क्रैश कोर्स में आने का मौका। ठीक है जी, इस तरीके से ज्वाइन करने का तरीका बहुत आसान है। चलिए आज शुरू करते हैं एनिमल किंगडम। एनिमल किंगडम में तुम्हें बहुत डर लगता है, तुम्हें लगता है मैम लर्न नहीं होता, मैम मर जाऊंगा, मैम ये कर लूंगा, मैम वो कर लूंगा। इट्स अ वेरी
इजी फाइलम। इसका एक मंत्र है लर्न करने का एनिमल किंगडम को, रिवीजन। सो एक बार मैं तुम्हें समझाऊंगी यहाँ पे, उसके बाद हम करेंगे रिवीजन जितनी बार कर सकते हैं। यूट्यूब पे एक दो बार तो मैं तुम्हारा रिवीजन कराने की कोशिश करूंगी ही करूंगी। आपको पता है जितने भी किंगडम, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं इस दुनिया में, वो 5 किंगडम्स में बांटे गए हैं। आर.एच. विटेकर के अनुसार, आर.एच. विटेकर नाम आप जानते होंगे, नहीं जानते तो अब सीख लीजिए, नीट का क्वेश्चन है ये भी। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन इस बंदे ने दी थी, आर.एच. विटेकर ने दी थी। ठीक है बेटा जी। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में उसने क्या कहा था कि जितना इस दुनिया का लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो 5 किंगडम्स में बांटा जा सकता है। वो 5 किंगडम्स कौन से बताए गए थे? मोनेरा, ये अपने को आता है सबको, नीट का सभी एस्पिरेंट ये 5 किंगडम्स याद रखेगा। मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटे और एनिमलिया। ये बात अपने को सबको पता है। ठीक है, किस बेसिस पे हमने 5 किंगडम्स में डिवाइड किया है जीवित जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं इस दुनिया में, किस बेसिस पे हमने किया है? देखिए, बैक्टीरिया, इसमें मोनेरा में हमने सभी प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स को रख दिया है। प्रोकैरियोट्स को देखो, 2 प्रकार के सेल्स मिलते हैं इस दुनिया में, बेसिक्स हैं बायोलॉजी के, प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक, प्रो मतलब पुराना, यू मतलब नया। प्रोकैरियोटिक सेल जो कि जैसे कि मोनेरा के पास होता है, दे आर ऑल प्रोकैरियोट्स। ठीक है जी। प्रोकैरियोट्स में आपका जो सेल रहता है, आपका जो सेल रहता है उसमें कोई भी सेल ऑर्गेनली नहीं रहता। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं रहता, क्लोरोप्लास्ट नहीं रहता, समझ रहे हो, ईआर नहीं रहता, कोई भी सेल ऑर्गेनली नहीं रहती, तो खाली सपाट सेल है। ठीक है, न्यूक्लियस तक नहीं है। तो मतलब इसका क्रोमोसोम यहाँ पे ऐसे है ना, ऊन के धागे की तरह ऐसे ऐसे पड़ा होता है, बस यहाँ पे ये इसका डीएनए है, बाकी पूरा सपाट खाली, सिर्फ एक राइबोसोम रहते हैं, बाकी कुछ नहीं रहता। ऐसे सेल्स को प्रोकैरियोट सेल बोलते हैं। धरती पे आने वाले ये पहले सेल्स थे। ठीक है, सबसे पहले सिंपल चीज़ें आती हैं, फिर धीरे धीरे करके कॉम्प्लेक्स चीज़ें बनती हैं। तो सबसे पहले प्रोकैरियोट्स आए, अपन एवोल्यूशन में पढ़ चुके हैं, प्रोकैरियोट्स वर द फर्स्ट सेल्स टू ओरिजिनेट ऑन लाइफ। बाकी 3 फाइलम्स यूकैरियोट्स की फाइलम है। These 4 phylums, they belong to eukaryotes. यूकैरियोट्स ऐसे ऑर्गेनिज्म को बोलते हैं जिनके सेल के अंदर सारी सेल ऑर्गेनेलीज मिलेंगी, जैसे कि न्यूक्लियस मिलेगा, माइटोकॉन्ड्रिया मिलेगा, ईआर मिलेगा, गोल्जी अपरेटस मिलेगा। तो ऐसे सेल को यूकैरियोटिक सेल कहते हैं। बाकी चारों फाइलम्स में, किंगडम्स में यूकैरियोटिक सेल्स हैं। ठीक है, तो मोनेरा को अलग करना बहुत ज़्यादा आसान है। ये मोनेरा की पिक्चर है, देखिए ये बैक्टीरिया है। कौन से शेप का बैक्टीरिया है ये बेटा? हेलो हाय नहीं की मैंने तुम लोगों से? हाँ जी बच्चों, बहुत खुशी हो रही है कि आप लोग मेरी क्लास में आए हैं। हाँ जी, आपका तहे दिल से स्वागत करती हूँ मैं अपनी क्लास में, और मैं चाहूँगी और मैं कोशिश करूँगी पूरी कि ये 1 घंटा आपका वर्थ हो। ठीक है, जितना आप मैक्सिमम बेनिफिट उठा सकते हैं इस 1 घंटे में, मैं आपको मैक्सिमम बेनिफिट देने की कोशिश करूँगी। वेलकम टू माय क्लास। टिश्यू चैप्टर नहीं हुआ है रोनी से एक बेटा, टिश्यू चैप्टर आधा कुछ मैंने लेक्चर्स डाले थे, पूरे नहीं डाल पाई थी मैं। ठीक है, नाउ ये बैसिलस बैक्टीरिया की शेप के बैक्टीरिया आपको नजर आ रहे हैं माइक्रोस्कोप के नीचे, जो कि मोनेरा को बिलोंग करते हैं। मोनेरा में प्रोकैरियोट्स होते हैं और सेल्स कभी एक दूसरे से जुड़ते नहीं हैं। दैट मीन्स दे आर यूनिसेलुलर, ऑल ऑफ देम आर यूनिसेलुलर क्रिएचर्स। तो यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट्स आपका मोनेरा में चला जाता है। ठीक है, अब अगली पे आओ, प्रोटिस्टा पे। अब प्रोटिस्टा एक लौती ऐसी फाइलम है
जिसके पास यूकैरियोट सेल तो है, परंतु उसके सेल जुड़ जुड़ के मल्टी सेलुलर नहीं बन पाए। ठीक है, ये अभी भी सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स होते हैं या फिर कहीं कॉलोनीज बना लेते हैं। सो जितना यूकैरियोटिक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है वो प्रोटिस्टा में आएगा। देखिए ये प्रोटिस्टा की स्लाइड है। प्रोटिस्टा में बहुत फेमस कुछ ऑर्गेनिजम्स आपको देखने के लिए मिलते हैं, जैसे कि पैरामीशियम, जैसे कि यूग्लिना। ठीक है, ये क्या होते हैं? यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स। क्या सीखा हमने अभी तक? मोनेरा में यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट्स, प्रोटिस्टा में यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स। ठीक है, तो इसको भी सेपरेट करना बहुत आसान हो गया प्रोटिस्टा को भी, कि भैया चलो जो भी सिंगल सेल्ड और यूकैरियोटिक है उसको प्रोटिस्टा में डाल दिया। अब ये 3 फाइलम्स बच गई। ये तो मल्टी सेलुलर है। मल्टी सेलुलर होने का मतलब क्या है? एक ऑर्गेनिज्म की बॉडी में बहुत सारे सेल्स होंगे। मल्टी सेलुलरिटी का ओरिजिन बेसिकली डिवीजन ऑफ लेबर के लिए हुआ था। कहाँ बेचारा एक सेल रेस्पिरेशन भी कर रहा है, डाइजेशन भी कर रहा है, एक्सक्रीशन भी कर रहा है, तो एफिशिएंटली काम नहीं कर पा रहा है। कहाँ तुम्हारा मल्टी सेलुलर बॉडी आएगा तो डाइजेस्टिव सिस्टम अलग से एफिशिएंटली डाइजेशन कर पाएगा, रेस्पिरेटरी सिस्टम अलग से रेस्पिरेशन कर पाएगा, एक्सक्रीटरी सिस्टम अलग से यूरिन रिमूव कर पा रहा है। समझ रहे हो? डिवीजन ऑफ लेबर बहुत ब्यूटीफुली हो पाती है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में। सो कॉम्प्लेक्स, जैसे जैसे कॉम्प्लेक्स हुए ना ऑर्गेनिजम्स, तो ये मल्टी सेलुलरिटी आ गई। लिख दो यहाँ पे, ऑल दीज 3 किंगडम्स, दे आर, कहाँ लिखा जाए बच्चों, लिखने की जगह नहीं बची, दे आर मल्टी सेलुलर। ठीक है, अब इनको कैसे अलग करें? इनको तो बहुत इजीली हमने सेपरेट कर दिया। इनको कैसे सेपरेट करूं मैं सबसे? इसमें प्लांटे को सेपरेट करना बहुत आसान है। फंजाई, प्लांटे, एनिमलिया। प्लांटे को बहुत इजीली साइड में रख के मार सकती हूँ मैं, क्योंकि प्लांटे ऑटोट्रॉफिक होता है, वो अपना खाना खुद बनाता है, उसके पास क्लोरोफिल होता है। फंजाई और एनिमलिया दूसरों के ऊपर आश्रित हैं खाने के लिए। ठीक है, तो वो हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन हो गया। आइए देखते हैं। देखिए फंजाई, प्लांटे को पहले लिख लेते हैं। देखो प्लांटे क्या करता है, मान लो ये एक प्लांट सेल है। ठीक है, ये भीख नहीं मांगता किसी से खाने के लिए। हर सेल का खाना क्या है? कोई ना कोई कार्बोहाइड्रेट हर सेल का खाना है। ठीक है, तो जनरली ग्लूकोज, तो मान लो यहाँ पे ग्लूकोज इसका खाना है। तो जैसे मुझे ग्लूकोज चाहिए, मैं एक एनिमल किंगडम की मेंबर हूँ ना, तो मेरे को जब भूख लगेगी, ग्लूकोज चाहिए, तो मैं क्या ऐसे ध्यान की मुद्रा में चली जाऊंगी और अपने अंदर ग्लूकोज खुद बना लूंगी बॉडी में? क्या मैं ऐसा कर सकती हूँ? बिल्कुल नहीं। मैं क्या कहूँ, किसको खाऊं? तो या तो मैं किसी प्लांट को पकड़ के खा लूंगी, प्लांट का ग्लूकोज चुराऊंगी, या मैं किसी एनिमल को पकड़ के खा लूंगी। जो नॉन वेजिटेरियन लोग हैं वो एनिमल को पकड़ के भी खा सकते हैं, नहीं तो हम प्लांट को पकड़ के खाएंगे। तो हम किसी और ऑर्गेनिज्म को मार के उसे खाएंगे, तब उनका ग्लूकोज हमारी बॉडी में आएगा, तब हमारे सेल को ग्लूकोज मिलेगा। ठीक है, इसको बोलते हैं हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, जो कि एनिमलिया और फंजाई में होता है। प्लांटे में ऐसा नहीं है। प्लांटे खुददार है। ठीक है, वो कहता है भैया हम किसी से भीख में नहीं लेते। हम क्या करते हैं, हमें सनलाइट दे दो, हमें एटमॉस्फेयर में CO2 है, CO2 दे दो, हमें एटमॉस्फेयर में वाटर है, वाटर दे दो, सनलाइट दे दो, और मैं अपना ग्लूकोज खुद बनाऊंगा। इट मेक्स इट्स ओन ग्लूकोज। ओके, ऑफ कोर्स उस ग्लूकोज का क्या करेगा? ATP बनाएगा। ग्लूकोज का काम क्या है? हर एक सेल में ATP बनाता है। भैया ये जो मैं इतना बातें कर रही हूँ, मेरे पास एनर्जी कहाँ से आ रही है ये सब करने के लिए? ATP से आ रही है। ATP छोटे छोटे पैकेट्स होते हैं एनर्जी के। ठीक है, जब ATP टूटता है उसमें से बहुत सारी एनर्जी निकलती है हमें जिंदा रखने के लिए, हमारी बॉडी के प्रोसेसेस करने के लिए। ओके, तो अब इसने अपना ग्लूकोज खुद बना लिया। तो ये कैसा ऑर्गेनिज्म हुआ? मल्टी सेलुलर। इसके कुछ मेंबर्स यूनिसेलुलर होते हैं। ठीक है, प्लांटी के कुछ मेंबर्स यूनिसेलुलर होते हैं, बट वो बहुत रेयर होते हैं। मेजॉरिटी जो इसका किंगडम है वो मल्टी सेलुलर है, तो इसलिए मैंने मल्टी सेलुलर लिखा है। यूकैरियोटिक, यूकैरियोट तो है ये,
organisms with autotrophic mode of nutrition. अग्री करते हैं इस बात से सभी? ठीक है जी। अब बात आई, अब फंगस और उसमें दिमाग खराब हो गया हमारा। फंगस और एनिमेलिया को कैसे अलग कर दें? फंगस भी हेटेरोट्रॉफिक है। अच्छा, हेटेरोट्रॉफिक वाले क्या करते हैं बच्चों? ह्यूमन फिजियोलॉजी का लास्ट चैप्टर, रोनी सेख। अभी तो नहीं हो पाएगा बेटा, अभी तो कुछ समय लगेगा, पर कराने की कोशिश करूंगी मैं। एक मिनट, तुम्हारी लाइव क्लासेस, तुम्हारी लाइव चैट कहाँ गई बच्चों? हाँ जी हाँ जी, मिल गई। लाओ, आइए। अब देखिए, एनिमेलिया और फंगस में लड़ाई बच गई कि तू भी हेटेरोट्रॉफिक, मैं भी हेटेरोट्रॉफिक। अब इसका फैसला कैसे होगा? देखो, हेटेरोट्रॉफिक सेल क्या करते हैं। हेटेरोट्रॉफिक सेल कैसे करते हैं? जैसे ये फंगस है, ये कुछ फंगस है, देखो मशरूम भी फंगस है, देन ये ब्रेड मोल्ड जो होता है फंगस है, ठीक है। तो फंगस भी में भी एक आधा यूनिसेलुलर फंगस होता है, बट मेजॉरिटी मल्टी सेलुलर है, तो एज अ फाइलम में इसको मल्टी सेलुलर कहते हैं। तो मल्टी सेलुलर है फंजाई, मल्टी सेलुलर है, यूकैरियोटिक है, यूकैरियोटिक है, और हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है। हेटेरोट्रॉफिक का मतलब मैं आपको बता देती हूं क्या होता है। हेटेरोट्रॉफिक का मतलब यह है कि जब एक सेल को भूख लगेगी, तो ये अपना खाना खुद नहीं बनाएगा, ऐसे नहीं ओम शांति और अपने अंदर ग्लूकोज नहीं बना लेगा, ये बाहर से ग्लूकोज लेगा। ये किसी और सेल से, किसी और ऑर्गेनिज्म से बाहर से ग्लूकोज बनाया ग्लूकोज लेगा और यहाँ से उसको इंजेस्ट कर लेगा, ठीक है। हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहते हैं। एनिमल्स में भी होता है, फंगस में भी होता है। बस फंगस में हेटेरोट्रॉफिक के अंदर एक और सब टाइप ऑफ न्यूट्रिशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, जिसको बोलते हैं सैप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। हेटेरोट्रॉफिक का भी एक सब पार्ट है ये सैप्रोफिटिक। इसमें क्या होता है, बहुत ही वियर्ड है। देखो क्या होता है, एक फंगस, मान लो एक फंगस, ये फंगस ना ऐसे लंबे लंबे उसमें होता है, ऐसे लंबे लंबे स्ट्रक्चर होते हैं। अगर आप माइक्रोस्कोप के नीचे देखेंगे तो फंगस में ऐसे लंबे लंबे स्ट्रक्चर होते हैं, इनको बोलते हैं हाइफा, फंगल हाइफे, ठीक है। तो मान लो ये फंगस एक ब्रेड के ऊपर उग रहा है, ये नीचे ब्रेड है, देखा ना तुमने, बचपन में तुमने एक्सपेरिमेंट किया होगा, 4th 5th क्लास में टीचर ने बोला होगा कि एक ब्रेड को एक टिफिन में बंद करके रख दो, थोड़ा सा गीला करके, और कुछ दिन बाद जब तुम उसको खोलोगे तो बहुत बदबू आएगी, ग्रीन कलर का वो लगा होगा, तो उसके ऊपर फंगस लग जाता है बेसिकली, ठीक है। तो फंगस कैसे खाता है इस ब्रेड को? बहुत वियर्ड तरीके से। देखो, मान लो ये ब्रेड को थोड़ा एक्सटेंड कर देती हूँ, यहाँ पे दिख रहा है तुम लोगों को। फंगस अपना इंजाइम्स ब्रेड के ऊपर डालेगा और बॉडी के बाहर ही ब्रेड को डाइजेस्ट कर देगा। यहाँ से इंजाइम्स डालेगा और यहाँ पे ब्रेड को डाइजेस्ट कर देगा, और फिर ये जो डाइजेस्टेड प्रोडक्ट है इसको सकअप कर लेगा। तो ये तो बहुत ही अजीब है। अब ह्यूमन जैसे करें तो अपना थूक किसी के ऊपर डाल दें और वो खाना वहाँ पे डाइजेस्ट हो जाए, उसके बाद उसको खा जाए, तो कुछ ऐसा सा, इट्स वियर्ड, बट इसी को कहते हैं हम सैप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, व्हेन डाइजेशन अकर्स आउटसाइड द बॉडी, ओके, एंड देन यू सकअप द डाइजेस्टेड मटेरियल। नाउ एनिमल्स ऐसा नहीं करते। एनिमल्स में क्या है, देखो एनिमेलिया में भैया तुम आज के बाद याद रखना, बैक्टीरिया को कोई एनिमल नहीं कहेगा क्योंकि किंगडम एनिमेलिया में नहीं आता, ठीक है। प्लांट्स को तो हम वैसे भी एनिमल नहीं कहते थे। देन मशरूम को भी नहीं तुम लोग कहते हो, है ना। और तो कुछ नहीं बचा। प्रोटिस्टा में अमीबा वगैरह को भी कोई एनिमल नहीं कहेगा, पैरामीशियम को भी कोई एनिमल नहीं कहेगा क्योंकि वो किंगडम एनिमेलिया में नहीं आते। किंगडम एनिमेलिया के सभी मेंबर्स को एनिमल्स कह सकते हो आप। तो इनका बेसिक फीचर क्या है? मल्टी सेलुलर। एनिमल्स में कोई एक्सेप्शन नहीं है, कोई यूनिसेलुलर एनिमल है नहीं, ठीक है। एनिमल्स में प्योरली सब मल्टी सेलुलर हैं, यूकैरियोटिक, हेटेरोट्रॉफिक, चला पता बच्चों। लेकिन हेटेरोट्रॉफिक के अंदर जो एक और सब टाइप है न्यूट्रिशन का, जिसको बोलते हैं होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। होलोजोइक मतलब नॉर्मल जैसे हम खाते हैं। कैसे खाते हैं हम? We first break down
द पार्ट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, मुर्गी की टांग, ठीक है, या फिर रोटी का टुकड़ा, ठीक है। सो एन ऑर्गेनिज्म और अ पार्ट ऑफ ऑर्गेनिज्म, उसको पहले हम इंजेस्ट करेंगे, फिर बॉडी के अंदर डाइजेशन होगी। तो हमारा होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के ना कुछ स्टेप्स होते हैं, इंजेशन, इंजेस्ट करना, डाइजेशन, डाइजेस्ट करना, एसिमिलेशन, एसिमिलेशन क्या होता है, टिश्यू तक वो लेके जाना, जैसे भूखे हैं ना हमारे सेल्स, तो डाइजेस्ट करने के बाद वो ब्लड के द्वारा टिश्यू में भी तो लेके जाओगे ना, वो एसिमिलेशन है। एंड देन अच्छा यहाँ पे एब्जॉर्प्शन भी आना चाहिए था, एब्जॉर्प्शन फ्रॉम द गट, एसिमिलेशन एंड इजेशन। ये स्टेप्स है होलोजोइक, मतलब जो नॉर्मल हम न्यूट्रिशन देखते हैं, सारा यही तो न्यूट्रिशन देखते हैं ना हम। पहले हम किसी चीज़ को खाते हैं, फिर उसको डाइजेस्ट करते हैं, फिर एब्जॉर्ब करते हैं, फिर बॉडी में चले जाते हैं, बाकी वेस्ट मटेरियल को निकाल देते हैं। समझ में आया फाइलम कैसे बनाया हमने? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तुम्हें कोई ब्लॉक नहीं करता है बेटा, अगर तुम पढ़ रहे हो तो तुम्हें कोई ब्लॉक नहीं करेगा, तुम्हें कोई भी ब्लॉक नहीं करेगा, चिंता मत करो, ठीक है। बस पढ़ाई पे ध्यान दो, पढ़ाने का और पढ़ने का कुछ फ़ायदा होना चाहिए, ठीक है। बायोलॉजी में तुम्हारा इंटरेस्ट आना चाहिए, तुम्हारे स्कोर बढ़ने चाहिए, ठीक है। बायोलॉजी ईजी लगनी चाहिए, बस ये मोटिव है इस क्लास का, और अल्टीमेटली नीट क्रैक कर देंगे बेटा जी हम। आओ चलो, अपने को पता चल गया एनिमल किंगडम के फीचर्स क्या हैं। अभी आप सेपरेट कर सकते हैं। अब मैंने एक बोरा लिया, बोरा समझते हो, समझते हो ना, बैग, जूट बैग। मैंने एक जूट बैग लिया और मैंने उसमें सारे एनिमल्स डाल दिए। अब मैं कहा अब मैं पढ़ती हूँ इन एनिमल्स को, फिर मैंने एक एनिमल निकाला, व्हाट इज दिस, एंड आई स्टार्टेड टू स्टडी इट एंड आई रोट इट फीचर्स एंड आई सेड ओके नाउ द नेक्स्ट एनिमल, व्हाट इज दिस, ओके यू आर लाइक दिस, ओके आई विल राइट एंड आई विल थ्रो यू लाइक दिस। कैन आई स्टडी ऑल द एनिमल्स ऑफ द वर्ल्ड लाइक दैट? कैन आई? द टाइप्स ऑफ एनिमल्स अभी तो हमने देखे ही नहीं है ना, सी में कितनी वैरायटी है, पानी में कितनी वैरायटी ऑर्गेनिजम्स की, कितना एनिमल है हमारे पास, ऐसे नहीं पढ़ सकते हम। तो क्यों ना हम उनके ग्रुप्स बना लें ताकि उनको पढ़ना थोड़ा आसान हो जाए। तो किंगडम एनिमलिया को एक्चुअली मैंने 11 फाइलम्स में बांट लिया है, ठीक है। किंगडम एनिमलिया को मैं मेटाजोआ भी कहती हूँ, डरना नहीं है इस नाम से, नीट में ये नाम नहीं आएगा, ठीक है। एम्स वगैरह के लिए ये आप पढ़ सकते हो। पूरी एनिमल किंगडम एनिमलिया के ऑर्गेनिजम्स को मेटाजोआ कहते हैं। मेटाजोआ के तुम दो पार्ट्स कर सकते हो, पैराजोआ एंड यूमेटाजोआ, हैं बच्चों, पैराजोआ और यूमेटाजोआ। पैराजोआ ऐसे बेशर्म एनिमल्स होते हैं, देखो सभी एनिमल्स मल्टी सेलुलर है, सबके पास बहुत सारा सेल है ना, बहुत सारे सेल्स है। अब मेरे पास बिलियंस ऑफ सेल्स हैं इस वक्त, है ना। क्या मेरे पास टिश्यू है? बिल्कुल हैं। अब टिश्यू को जोड़ जोड़ के, अब अगर एक बात बताओ, टिश्यू मेरे पास 4 प्रकार का टिश्यू है, ये सबको पता है। मेरे पास एपिथेलियल टिश्यू है, मतलब तुम्हारे पास भी है, तुम लोग गरीब लोग थोड़े भी हो, सबके पास 4 ही प्रकार का टिश्यू होता है। एपिथेलियल टिश्यू है, मस्कुलर टिश्यू है, न्यूरल टिश्यू है और कनेक्टिव टिश्यू है। 4 प्रकार का टिश्यू है मेरे पास। टिश्यू को जोड़ जोड़ के ऑर्गन बनता है। कैसे? ये देखो, मान लो स्टमक की बात कर लेते हैं बच्चों, हैं, देखो ये मान लो स्टमक है,
फाइलम्स में बांट लिया है, ठीक है। हेलो, यू आर एबल टू सी मी? हेलो, नाउ यू आर एबल टू सी मी? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, एवरीबडी, आई एम हियर। हेलो हेलो हेलो। Hello, so you are able to see me? Okay, 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 fine, fine, fine. I'm back. I'm back. Okay, good, good, good. Okay, now बात ये चल रही थी कि टिश्यू से बनता है, सेल से बनता है टिश्यू, और टिश्यू से बनता है ऑर्गन। मैंने तुम्हें स्टमक बना के दिखाया, स्टमक कभी काट के अंदर से दिखाया, क्यों? क्योंकि स्टमक के अंदर बड़े सारे टिश्यूज लगे हुए हैं, यही बात हो रही थी। लाओ देखते हैं कौन कौन से। मैंने कहा सबसे बाहर एपिथेलियल टिश्यू लगा है, उसके अंदर मैंने कहा मस्कुलर टिश्यू लगा है, उसके अंदर मैंने कहा कनेक्टिव टिश्यू लगा है। तो तुम लोग क्या सीखे? तुम लोग ये सीखे कि अगर किसी कोई मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, अभी सब सही है बेटा जी? अभी सब सही है? अभी सब सही है? बोलिए, अभी सब सही आ रहा है? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, गुड गुड। नाउ बहुत सारे टिश्यूज से मिलके अभी एक ऑर्गन बनेगा। फिर ऑर्गन को मैं जोड़ दूंगी, स्टमक को जोड़ दूंगी, लिवर को जोड़ दूंगी, पैंक्रियाज को जोड़ दूंगी, स्मॉल इंटेस्टाइन को जोड़ दूंगी, तो डाइजेस्टिव सिस्टम बन जाएगा। फिर डाइजेस्टिव सिस्टम, ऐसे बड़े सारे सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, सब सिस्टम्स को मैं मिला दूंगी तो एक पूरा बंदा बन जाएगा, है ना? ऐसे होता है ना। तो तुम्हें ये लगता है अभी तो कोई दिक्कत नहीं है? वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, ठीक है। रिपीट कर रही हूँ बेटा जो मैंने बोला है। ओके अनिल वर्मा बेटा, अभी तो ये तो सुन लो जो पढ़ा रही हूँ। अभी तक मैंने क्या बोला? अभी सभी बच्चे वापस आ गए हैं, सुनो ध्यान से। मैंने ये कहा है कि भैया जिसके पास भी मल्टी सेलुलैरिटी है, जिसके पास भी एक से ज़्यादा सेल है, वो सेल टिश्यू बनाने की कोशिश करेगा। जैसे कि हमारे पास 4 प्रकार के टिश्यू हैं, वो टिश्यू जुड़ जुड़ के ऑर्गन बनाने की कोशिश करेगा। जैसे कि स्टमक ऑर्गन बना दिया, फिर वो ऑर्गन जुड़ जुड़ के ऑर्गन सिस्टम बनाने की कोशिश करेंगे, जैसे कि डाइजेस्टिव सिस्टम बन गया, और फिर ये सिस्टम्स जुड़ जुड़ के पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म बनाने की कोशिश करेंगे। पर सबके पास ऐसा नहीं होता। पैराजोआ एक ऐसा ग्रुप है जो मल्टी सेलुलर तो है बट नो टिश्यू। वियर्ड, मल्टी सेलुलर तो है पर नो टिश्यू। यूमेटाजोआ एक ऐसा ग्रुप है जिसके पास टिश्यू भी बनेगा, फिर टिश्यू से कुछ के पास ऑर्गन भी बन जाएंगे, फिर जो ज़्यादा एडवांस्ड वाले हैं उनके पास ऑर्गन सिस्टम भी बन जाएगा। ठीक है, अब ये नीचे वाला डायग्राम मिटा रही हूँ, स्क्रीनशॉट लेंगे प्लीज, स्क्रीनशॉट लेंगे बेटा जी। अनिल वर्मा आज के टॉपिक का बेटा जी एनिमल किंगडम शुरू कर रहे हैं, एनिमल किंगडम शुरू कर रहे हैं प्यारे बेटू। ठीक है, अभी मिटा रही हूं, ये देखो। आओ, नहीं रे, ऐसे ग्रुप में जहां पे टिश्यू भी नहीं बन पा रहा है, बहुत सारे सेल्स ऐसे ही पड़े हुए हैं, वो जुड़ के एक टिश्यू भी नहीं बना पा रहे हैं, सिर्फ एक फाइलम पढ़ते हैं, फाइलम पॉरीफेरा। सिर्फ एक फाइलम पढ़ेंगे, फाइलम पॉरीफेरा, बाकी 10 फाइलम्स हम यहाँ पढ़ेंगे। टोटल एनिमल किंगडम में कितनी फाइलम्स हैं? 11 फाइलम। फाइलम का मतलब ग्रुप होता है जिसने बायोलॉजिकल, ये क्या कहते हैं,
अरे वो होता है क्लासिफिकेशन एंड नेमिंग वाला जो लेक्चर है, जिसने नहीं लगाया वो लगा लेगा। किंगडम एक बहुत बड़ा ग्रुप होता है। किंगडम के नीचे छोटे 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 नन्हे नन्हे ग्रुप होते हैं जिनको फाइलम कहते हैं। कितनी किंगडम्स है हमारे पास? 5 किंगडम है। 5 किंगडम में एनिमेलिया में कितनी फाइलम है? टोटल में 11 फाइलम है। उसमें से एक फाइलम पैराजोआ के अंडर आती है, बाकी 10 फाइलम्स यूमेटाजोआ के अंडर आती हैं। आज की क्लास में तुम्हें क्या करना है? हाँ जी, आज की क्लास में तुमको क्या करना है कि तुम्हें फाइलम्स के नाम लर्न करने हैं। सबसे पहले तो किस फाइलम में क्या आता है मैं डिटेल में भी कराऊंगी, लेकिन एक तुम्हारे दिमाग में सीक्वेंस होना चाहिए। पहले पॉरीफेरा आता है, फिर नाइडेरिया आता है, फिर टिनोफोरा आता है, फिर प्लेटिहेल्मिन्थेस आता है, फिर एस्केल्मिन्थेस आता है, फिर एनिलिडा आता है, फिर आर्थ्रोपोडा आता है, मोलस्का आता है, इकाइनोडर्मेटा आता है, हेमिकॉर्डेटा आता है और कॉर्डेटा आता है। ये सीक्वेंस तुमको लर्न होना चाहिए। और जब मैं तुम्हें कहूँ पॉरीफेरा, तो तुम्हारे दिमाग में एक क्रिएचर की फोटो आनी चाहिए। मैं आज की क्लास में सिर्फ इतना चाहती हूँ, बेसिक एनिमल किंगडम में कितना फाइलम आता है और उसमें तुम्हें कौन सा मेंबर मिलने के चांस हैं। देखो शुरू करते हैं पॉरीफेरा से। पॉरीफेरा सबसे पुराना फाइलम है, सबसे पुराना फाइलम है पॉरीफेरा। तो पॉरीफेरा से अपनी बात शुरू करते हैं। तुम ये बात जानते हो कि जिंदगी का ओरिजिन, लाइफ का ओरिजिन पानी में हुआ था। लाइफ हवा में नहीं बनी थी, लाइफ मिट्टी में नहीं बनी थी, लाइफ पानी में बनी थी। ठीक है, तो जो पहले प्रोकैरियोट्स थे नन्हे नन्हे से बैक्टीरिया, वो पानी में बने थे। एनिमल किंगडम का ओरिजिन भी पानी में ही हुआ था, प्लांट्स का ओरिजिन भी पानी में ही हुआ था। ठीक है, तो हमारी जो पहली फाइलम है एनिमेलिया की, पॉरीफेरा, वो भी पानी में ही ओरिजिनेट हुई होगी। पॉरीफेरा एक बहुत ही अजीबोगरीब फाइलम है। फर्स्ट फाइलम इज पॉरीफेरा। एनिमल किंगडम की सबसे पुरानी फाइलम, तो जो सबसे पहले फाइलम बनी वो पानी में बनी। तो ये एक्वाटिक होते हैं सारे के सारे। एक्वाटिक का मतलब होता है पानी में। एक्वाटिक का मतलब होता है पानी में। अब मतलब मैं कभी रनिंग करने जा रही हूँ या तुम कभी मार्केट जा रहे हो तो ये नहीं कहोगे मैडम आज मेरे को एक पॉरीफेरा मिला था, बात करने की कोशिश करा था, मैंने करा नहीं। पॉरीफेरे आपको यहाँ पर ही घूमते हुए नहीं मिलेंगे। दे विल ऑलवेज बी अंडर वाटर। आपको ये समुद्र में भी मिल सकते हैं, मरीन वाटर में भी मिल सकते हैं, और ये आपको फ्रेश वाटर में मिल सकते हैं, रिवर्स में भी मिल सकते हैं। जब भी मैं पॉरीफेरा कहूँ तो तुम्हारे दिमाग में एक अजीब से एनिमल की फोटो आनी चाहिए जिसके अंदर बहुत सारे पोर्स हैं। इसका नाम पॉरीफेरा पड़ा है पोर्स की वजह से। एक अजीब सा क्रिएचर तुम्हारे दिमाग में आना चाहिए जो कि मूव नहीं कर सकता, प्लांट की तरह उगता है। तो बना लूं मैं ये चीज जो मैं कह रही हूं। एक ऐसा ऑर्गेनिज्म तुम्हारे दिमाग में आना चाहिए जो धरती पे उगता है, इस तरीके से जमीन पे मूव नहीं कर सकता है। ये देखो, ये प्लांट की तरह उग रहे हैं ना, और इसकी बॉडी में बहुत सारे पोर्स होते हैं। अच्छा, ये अंदर से खाली होता है, घड़े की तरह, जैसे घड़ा होता है ना, घड़ा पानी भरने का या कोई बर्तन होता है, ऐसे होता है। ये अंदर से खाली होता है। अब उस बर्तन में इमेजिन कर लो बहुत सारे छेद हैं, किसी ने बड़ी सी आयरन की रॉड ली, डिग 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 हर जगह छेद कर दिया। इसकी बॉडी में बहुत सारे छेद हैं ऐसे। ठीक है जी। इन छेदों से, क्योंकि ये पानी में ही रहता है, इन छेदों से पानी अंदर घुसता रहता है। इसकी बॉडी में पानी अंदर घुसता रहता है इन छेदों से। ठीक है, और बॉडी कैविटी में जाता है, अंदर एक कैविटी होती है, हालांकि उसको बॉडी कैविटी नहीं कहते, बताऊंगी क्या कहते हैं। और फिर वो पानी इस बड़े से छेद से बाहर निकल जाता है इस तरीके से। सारा दिन इनका यही काम है और कोई काम नहीं है। पानी इनकी बॉडी में एंटर करेगा और फिर ऊपर से निकल जाएगा। बॉडी में एंटर करेगा और ऊपर से निकल जाएगा। मोटर, जैसे मोटर लगी है ना, मशीन लगी हुई है, बिल्कुल ऐसे ऐसे बस चलता रहेगा। अब जब मैं पॉरीफेरा तुमको डिटेल में पढ़ाऊंगी तो बताऊंगी कि पानी अंदर क्यों जाता है। ठीक है, और पानी का फंक्शन क्या है अंदर जाने का, पर अभी अपने को डिटेल नहीं पढ़नी। अभी सिर्फ ये याद करो कितने फाइलम है, किस फाइलम में क्या मिलता है। ठीक है, ऐसे कुछ क्रिएचर्स इमेजिन कर लो, और इनका कॉमन नाम होता है स्पॉन्जेस।
क्यों होता है इनका नाम स्पॉन्जेस? अब तुम कहोगे मैडम जो गाड़ी की सीट होता है उसमें स्पॉन्ज भरा होता है, बस की सीट होती है उसमें स्पॉन्ज भरा होता है, नहाने के लिए स्पॉन्ज यूज़ करते हैं हम, ये सब आर्टिफिशियल स्पॉन्ज है। एक्चुअली में जो सबसे पहले स्पॉन्ज यूज़ हुआ था ना, दैट वाज अ नेचुरल स्पॉन्ज, ये इसकी डेड बॉडी होती थी, ठीक है। इनमें से एक स्पॉन्ज ऐसा होता है जिसको डेड बॉडी, जिसकी मतलब उसको बाहर निकाल देते थे पानी से, फिर वो मर जाता था, फिर उसकी डेड बॉडी को सुखा के हम नहाते होते हैं उससे, ठीक है। तो यू स्पॉन्जी होता था उस स्पॉन्ज का नाम। पॉरीफेरा वाली बात याद रखोगे। अब नेक्स्ट फाइलम में आ जाओ। नेक्स्ट फाइलम भी हमारी पानी से बाहर नहीं निकल पाई है, एनिमल किंगडम पूरा पानी में ओरिजिनेट हुआ है, तो अभी भी हम पानी में ही हैं। नाइडेरिया, पूरा पानी में है, एक्वाटिक, ठीक है जी, एक्वाटिक है। इसके भी कुछ मेंबर्स मूव नहीं कर पाते और कुछ मेंबर्स इसमें मूव करने लग गए। थोड़ा तो एडवांसमेंट करोगे ना। पॉरीफेरा तो कतई मूव नहीं कर पाता, सेसाइल बोलते हैं जिनको मूव नहीं कर पाते, जो सेसाइल। तो पॉरीफेरा तो पूरा ही सेसाइल है। नाइडेरिया में कुछ मूव कर पा रहे, कुछ नहीं मूव कर पा रहे। तो जो मूव नहीं कर पा रहे वो कुछ ऐसे दिखते हैं, ऐसे बहुत सुंदर से फ्लावर्स जैसे दिखते हैं, ब्यूटीफुल से, ऐसे 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 इनके टेंटैकल्स होते हैं और ये मूव नहीं कर रहे, ये भी ऐसे जुड़े हुए हैं अपने बेस से, ठीक है। ऐसे ऊपर से ऐसे चंद्रमुखी की तरह, सूरजमुखी की तरह ऐसे खड़े हुए हैं। दिक्कत ये है कि ये जानवर हैं, ये प्लांट्स नहीं हैं और इनके पास कुछ जहरीले सेल्स होते हैं। पॉरीफेरा तो देखो कतई बहुत ही हार्मलेस है ना, पड़ा हुआ है ऐसे, बस पानी घुसाई जा रहा है, बॉडी में पानी निकली जा रहा है, ये ऐसे नहीं होते। नाइडेरिया वर्ड जब भी आएगा तो तुम्हारे दिमाग में आना चाहिए नाइडोब्लास्ट। नाइडेरिया वर्ड एक्चुअली में आया है नाइडोब्लास्ट नाम के खतरनाक सेल से। इनके पास, इनके टेंटैकल्स में एक बहुत ही खतरनाक सेल होता है, यहाँ पे सेल लगे होते हैं, रेड कलर में बना रही हूं ऐसे, ठीक है। इन सेल्स को बोलते हैं नाइडोब्लास्ट। ये जहरीले होते हैं, ठीक है। तो अगर इनका खाना, मान लो ये यहाँ पे कोई ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, ये इनका फूड है, तो ये अपने जहर वाले सेल्स से इसके ऊपर अटैक कर देते हैं ऐसे, ठीक है। इसके अंदर ऐसे सुइयां घुसा देते हैं, इसको मार के बहुत अपने ऐसे ब्यूटीफुल सूरजमुखी जैसे हाथ से वो कीड़ा पकड़ते हैं और खा जाते हैं। ये इनका मुंह है, बीच वाला, सेंटर वाला, दिस इज द माउथ, ओके। सो दे आर किलर्स, दे आर प्रीडेटर्स, दे आर नॉट प्लांट्स, ओके। ऐसे भी होते हैं, दे आर नॉट एबल टू मूव, लेकिन शिकार कर पा रहे हैं। और ऐसे भी होते हैं, ये शिकार करते हैं, इनके, ये जेलीफिश है ये, ठीक है। ये हाइड्रा बनाया मैंने, इसका एक मेंबर है हाइड्रा, ठीक है। ये है जेलीफिश। जेलीफिश में देखो इसके टेंटैकल्स के ऊपर यहाँ पे नाइडोब्लास्ट होते हैं। ये तो और भी खतरनाक हो गई है क्योंकि जेलीफिश तो मूव भी कर पा रही है, ऐसे करके मूव करती है वो, ठीक है। और जेलीफिश का स्टिंग तो ह्यूमंस के लिए भी बहुत खतरनाक होता है। अगर तुमने कोई भी सीरीज देखी है, कोई भी प्रोग्राम देखा है फॉरेन वाला जिसमें वो बीच पे लोग खेल रहे होते हैं तो उनको जेलीफिश काट जाती होती है, तो ये जेलीफिश का स्टिंग होता है, इसमें बहुत जहरीले और ह्यूमंस को भी बहुत पेन करता है ये, ठीक है। तो नाइडेरिया जब भी आएगा, जहरीले सेल्स वाली फाइलम, याद रखोगे। अगली फाइलम पे आ जाओ, टीनोफोरा। टीनोफोरा एक्चुअली नाइडेरिया के साथ पहले एक ही फाइलम थी, ठीक है। नाइडेरिया को सीलेंट्रेटा भी कहते हैं, तो सीलेंट्रेटा एज अ फाइलम बहुत बड़ी फाइलम थी और टीनोफोरा उसी के अंदर घुसी हुई थी। लेकिन फिर नाइडेरियंस को पता चला, हाइड्रा और जेलीफिश को एक दिन पता चला कि ये गद्दार हैं, ठीक है। इनके पास बहुत सारे ऐसे फीचर्स हैं जो कि उनसे मेल नहीं खाते। उसी दिन उन्होंने लात मार के इनको अलग फाइलम बना दिया। सो इसका काफ़ी सारा फीचर नाइडेरिया से मिलता है, लेकिन कुछ फीचर्स हैं जो कि मतलब, अब ये थे ना, नाइडेरियंस थे ना, ये जेलस फील करते थे टीनोफोरा की खूबसूरती से, बहुत ज़्यादा खूबसूरत होते हैं। देखो ये रात में ऐसे चमकते हैं, बायोल्यूमिनेसेंट होते हैं। तो जब भी मैं टीनोफोरा बोलूं तो तुम्हारे दिमाग में आनी चाहिए बायोल्यूमिनेसेंस, बायोल्यूमिनेसेंस का मतलब होता है एक ऑर्गेनिज्म जो कि चमक सके, लाइट इमिट कर सके। जैसे जुगनू होता है, जुगनू में क्या होता है बेटा जी, लाइट चमकती है, वैसे इसमें लाइट चमकती है ऐसे, और ये बहुत ज़्यादा सुंदर होते हैं जुगनू से, ऐसे दिवाली की लड़ियों की तरह लाइट चमकती है। टीनोफोरा हो गया। प्लैटीहेल्मिन्थीस पे आ जाओ। नेक्स्ट फाइलम है प्लैटीहेल्मिन्थीस।
नाम से ही बहुत कुछ पता चल रहा है। प्लैटीहेल्मिन्थीज का दूसरा नाम है फ्लैटवॉर्म्स। ठीक है जी, फ्लैट से रखो याद, फ्लैट, फ्लैट से याद रखो फ्लैट। फ्लैट क्यों बोलते हैं इनको? देखो, एक कीड़ा लो, नॉर्मल कीड़ा लो कोई, टेक अ नॉर्मल कीड़ा, एक नॉर्मल कीड़ा ऐसे होता है गोल, उसके ऊपर एक चप्पल दे के मार दो, पुट अ चप्पल ऑन इट, ये कीड़ा पिचक जाएगा। अब ये कीड़ा कैसे हो जाएगा? ऐसे फ्लैट हो जाएगा, ऐसे ऐसे फ्लैट हो गया ये कीड़ा। ऐसे होते हैं ये, डॉर्सो वेंट्रली फ्लैटेंड बॉडी होती है इनकी, डॉर्सो वेंट्रल, डॉर्सल ऊपर वाली साइड, वेंट्रल नीचे वाली साइड, डॉर्सो वेंट्रली फ्लैटेंड बॉडी, डॉर्सो वेंट्रली फ्लैटेंड बॉडी। ठीक है जी, सारे एनिमल्स जो प्लैटीहेल्मिन्थीज या फ्लैटी से याद रखो, फ्लैटीहेल्मिन्थीज फ्लैटवॉर्म्स होते हैं, उनकी डॉर्सो वेंट्रली पिचकी हुई बॉडी होती है। अच्छा, अभी तक देखो हम पानी से बाहर नहीं निकल पाए थे। पॉरीफेरा भी पानी में था, नाइडेरिया भी पानी में था, और टीनोफोरा भी पानी में था। मैं बताना भूल गई, ये टीनोफोरा पूरा का पूरा एक्वाटिक है। पहली 3 फाइलम पानी से बाहर नहीं आ पाई है, चौथी फाइलम पानी से बाहर निकली, हालांकि इसके कुछ मेंबर्स भी पानी में हैं। ये जो मेंबर दिखाया हुआ है, ये इट्स अ टाइप ऑफ प्लैटीहेल्मिन्थ जो पानी के अंदर है। देखो फ्लैट है, ये तुम्हें ऊपर से नहीं नजर आ रहा, बट इट्स फ्लैट। ठीक है, कुछ इसके मेंबर्स पानी में रह गए, और जो बाहर निकले वो दूसरों की बॉडीज में घुस गए। बहुत गंदी फाइलम है, बहुत गंदी फाइलम है। लोगों की बॉडी में पैरासाइट बनने का इनको बहुत ज़्यादा शौक है। ठीक है, इसका बहुत ही बढ़िया एग्जाम्पल है टेपवॉर्म। टेपवॉर्म क्या था? तुम्हारी मम्मा इंची टेप रखती होंगी घर में कपड़े नापने के लिए, या तुमको नापने के लिए, मेरे बेटे की हाइट बढ़ गई करके, है ना? तो इंची टेप की तरह फ्लैट होता है वो, तभी उसका नाम टेपवॉर्म है। ठीक है, टेपवॉर्म पैरासिटिक, हद से ज़्यादा पैरासिटिक। देन फ्लूक्स आती हैं इसमें। टेप, ये नोट कर लो एक बार, टेपवॉर्म बना के दिखाती हूँ। अनिल वर्मा, तुमसे तो ये उम्मीद ना थी बेटा, हैं? अनिल वर्मा तो अच्छा स्टूडेंट होता था। आओ टेपवॉर्म बना के दिखाती हूँ। ये मिटा रही हूँ, ये मिटा रही हूँ सब। टेपवॉर्म ऐसा होता है बच्चों, ऐसे एक ऐसा सा होता है, और फिर ये बहुत ज़्यादा लंबा होता है ऐसा, समझ रहे हो? ऐसा फोटो भी लेके आऊंगी इसके लिए। कई कई मीटर लंबा हो जाता है। एक ह्यूमन की बॉडी में एक ही टेपवॉर्म रहता है। ये नहीं कि मैडम सबकी बॉडी में एक टेपवॉर्म रहता है, क्या? जिनको बीमारी हो जाती है, जिनकी बॉडी में टेपवॉर्म घुस जाता है, उनकी बॉडी में एक ही टेपवॉर्म रहता है। ठीक है, सो टेपवॉर्म इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। और एक इसका अच्छा एग्जाम्पल है फ्लूक। फ्लूक होती है ऐसे पत्ते जैसी, दे आर लाइक अ लीफ, और गंदी पैरासाइट होती हैं, लिवर फ्लूक। बेचारी मासूम शीप के लिवर में जाके घुस के रहने लग जाती है, और लिवर उसके बीमारी कर देती है शीप के, एक जिसको बोलते हैं लिवर रॉट, लिवर रॉट नाम की बीमारी कर देती है। सो टेपवॉर्म और फ्लूक्स आते हैं प्लैटीहेल्मिन्थीज में। आगे चलो, एस्कहेल्मिन्थीज कतई घटिया फाइलम, प्लैटीहेल्मिन्थीज और एस्कहेल्मिन्थीज। हेल्मिन्थ, हेल्मिन्थ होते हैं गंदे वाले जानवर जो कि हमें बीमार करते हैं। एस्कहेल्मिन्थीज, हेल्मिन्थीज, इनको याद करेंगे हम हेल से। हेल, समझते हो ना? हेल एंड हेवन, ये हेल हैं। ठीक है, गंदे कीड़े, गंदे कीड़े। ये भी इतने ज्यादा पैरासिटिक, इतने ज्यादा पैरासिटिक, इनको राउंड वॉर्म्स भी कहते हैं। राउंड वॉर्म्स क्यों कहते हैं इनको? क्योंकि इनको किसी ने पिचकाया नहीं, पिचका देना चाहिए था। इनको जब हम काटेंगे तो ये ट्रांसफर सेक्शन में राउंड ही नजर आएंगे, गंदे कीड़े, गंदे वाले। ठीक है, इसका एग्जाम्पल है एस्कैरिस। ये बहुत प्यार करता है ह्यूमन से, बहुत प्यार करते हैं तुमको सनम। ठीक है, इतना गंदा है ये सिर्फ ह्यूमंस की ही बॉडी में खुश रहता है, सिर्फ ह्यूमंस की बॉडी को ही अपना होस्ट मानता है, और किसी में नहीं जाता ये।
कुत्ते में नहीं होता, बफलो में नहीं होता। जैसे टेप वर्म को ऐसा नहीं है, टेप वर्म्स जो है, इससे पहले वाला जो था, शार्क के अंदर भी टेप वर्म मिलते हैं आपको काऊ के अंदर भी टेप वर्म्स मिलते हैं, ह्यूमन के अंदर भी टेप वर्म मिलते हैं। तो टेप वर्म सब में फैला हुआ है। एस्कैरिस कहता है ह्यूमन से प्यारा कोई नहीं, ये सिर्फ ह्यूमंस की बॉडी में होता है। और टेप वर्म तो सिर्फ एक घुसता है तुम्हारी बॉडी में, पूरे ह्यूमन में एक टेप वर्म मिलता है अगर टेप वर्म का इन्फेक्शन हो जाए तो। एस्कैरिस आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन में इतने ज़्यादा हो जाते हैं, मान लो ये आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन है, इसके अंदर इतना एस्कैरिस भर जाता है, इतना एस्कैरिस भर जाता है कि आपका स्मॉल इंटेस्टाइन कभी कभी बर्स्ट कर जाता है। इतने गंदे हैं ये, ठीक है, ब्लॉक कर देते हैं आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन को ये। तो मतलब आप खाना ही नहीं खा पाओगे क्योंकि आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन ब्लॉक कर देंगे ये, ठीक है। तो एस्कैरिस याद करना है एस्केल्मेंथीज में, हो जाएगा। हाँ जी, जो बच्चों को चिंता हो रही है कि सिर्फ एनसीईआरटी इनफ है, एनिमल किंगडम के लिए सिर्फ एनसीईआरटी इनफ है। नीट के लिए, नीट में सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ के जाओगे, उसके एग्जाम्पल लर्न करके जाओगे, मैं लर्न कराऊंगी, पूरा का पूरा फाइलम कराऊंगी तुम लोगों को। ये सिर्फ इंट्रोडक्शन है, एक एक फाइलम डिटेल में करेंगे हम लोग, और वो तुम पढ़ के जाओगे और तुम्हारा नीट में 100% क्वेश्चन सही होगा, ये मैं तुमको अश्योर कर रही हूँ। नेक्स्ट फाइलम एनालिडा, ये गुड फाइलम है, गुड। अभी तक क्या किया हमने, शुरू से याद करो, पानी में गए हम। पानी में सबसे मासूम क्रिएचर्स जो कि किसी का कुछ नहीं बिगाड़ते हैं, पॉरीफेरा, ठीक है। फिर उसके बाद पानी वाले ही क्रिएचर जो सबको डसते रहते हैं नाग की तरह, नाइडेरिया, क्योंकि उनके पास नाइडोब्लास्ट होते हैं। फिर उसके बाद वो जेलस करते हैं अगली फाइलम से, क्योंकि वो अगली फाइलम बहुत ही शाइनिंग है, टीनोफोरा, ठीक है। पॉरीफेरा, नाइडेरिया, टीनोफोरा। उसके बाद आ गए गंदे वाले, जैसे ही पानी से बाहर निकले लोगों की बॉडीज में घुस गए, प्लाटी हेलमिंथीज, जैसे कि टेप वर्म, जैसे कि लिवर फ्लूक। उसके बाद फिर गंदी फाइलम, हेलमिंथ वाली गंदी फाइलम एस्केल्मेंथीज। एस्केल्मेंथीज में क्या है, राउंड वर्म, जैसे कि एस्कैरिस। लर्न हो गया इतना। एनालिडा पे आओ। एनालिडा का नाम आया है एन्यूल से। एन्यूल का मतलब होता है लिटिल रिंग। लिटिल रिंग, इनकी बॉडी, जैसे हमारा ये अर्थवर्म है, फार्मर्स फ्रेंड, ये बढ़िया है, ठीक है, इसमें पैरासाइट बहुत कम होते हैं। एनालिडा इज अ गुड फाइलम, एक आधा पैरासाइट होता है जैसे कि लीच, बाकी सभी बढ़िया बढ़िया लोग होते हैं। इनकी बॉडी ऐसे छोटे छोटे रिंग्स से जुड़कर बनी हुई है, ऐसे छोटे छोटे रिंग्स से जुड़कर बनी हुई है, जिनको एन्यूल कहते हैं। तुमने देखा होगा कभी, अगर तुम अर्थवर्म से खेले हो, इसकी पूरी बॉडी छोटे छोटे रिंग्स से जुड़ के बनी हुई है इस तरीके से। तो एनालिडा को याद करना है अर्थवर्म से। अगले पे आ जाओ, आर्थ्रोपोडा। दिस इज द लार्जेस्ट फाइलम दैट यू विल डील विथ। आर्थ्रोपोडा, ठीक है। आज तक तुमने जितने मक्खी, मच्छर और कीड़े देखे हैं, अब तुम कीड़े ये नहीं कहोगे कि मैम फ्लैटवर्म्स और एस्केल्मेंथीज में आ गए थे, नहीं, जो हम एक्चुअली में कीड़े कहते हैं, जो धरती पे रेंगते हैं। एस्केल्मेंथीज तो हमको दिखते कहाँ हैं, बॉडी में होते हैं ना, वो तो टेपवर्म हमको दिखते कहाँ हैं, बॉडी में होते हैं। जो जनरली मिलीपीड, सेंटीपीड, स्कॉर्पियन, स्पाइडर, क्रैब्स और क्या, मस्कीटोज, हाउस फ्लाइज, ड्रोसोफिला, जितने तुमको इंसेक्ट्स नजर आते हैं वो सब आर्थ्रोपोडा में है। आर्थ्रोपोडा इज द लार्जेस्ट फाइलम, बाय फार द लार्जेस्ट। इतना आसान क्वेश्चन भी आ सकता है नीट में, विच वन इज द लार्जेस्ट फाइलम, ठीक है। इस दुनिया में जितनी भी नेम्ड स्पीशीज हैं, ठीक है, जितनी भी नेम्ड स्पीशीज हैं, उसका 66% आर्थ्रोपोडा देता है। सबसे बड़ा फाइलम, सबसे बड़ा फाइलम। देखो ये तुम्हें मैंने दिखाई है बटरफ्लाई, ये सम टाइप ऑफ मिलीपीड इज देयर, देन दिस इज अ हर्मिट क्रैब, दिस इज अ स्पाइडर, सारे के सारे आर्थ्रोपोडा में आएंगे। अगली फाइलम पे आ जाओ, मोलुस्का। मोलुस्का में मोलू मोलू, पोलू पोलू से जानवर आएंगे, बहुत ही सॉफ्ट बॉडीड एनिमल्स आएंगे, सॉफ्ट बॉडीड एनिमल्स। फॉर एग्जाम्पल, क्या तुम्हें सॉफ्ट बॉडीड लगता है सबसे ज्यादा? एक ऑक्टोपस से ज्यादा क्या सॉफ्ट बॉडीड होगा, ठीक है। हालांकि इसकी कुछ फॉर्म्स टेरेस्ट्रियल भी होती हैं, जमीन पे भी होती हैं, ज्यादातर फॉर्म इसकी पानी में होती हैं, ठीक है। तो बहुत सॉफ्ट बॉडीड वाले एनिमल्स आएंगे। मोलू मोलू से याद करना तुमने, मोलू पोलू जानवर, जैसे कि ऑक्टोपस, जैसे कि स्नेल, ये स्नेल के ही अलग अलग प्रकार हैं, ठीक है। आगे चलो,
मोलस्का के बाद आएगा इखाइनोडर्मेटा। इखाइनोडर्मेटा क्या होता है? देखो, इखाइनोडर्मेटा कंप्लीटली पानी में रहने वाला है, फिर से एक्वाटिक। इसको याद कैसे करना है? इकाइनो मतलब कांटा, डर्मेटा मतलब स्किन। कांटों वाली स्किन के जानवर होते हैं बेटा जी ये, ठीक है? कांटों वाली स्किन के जानवर होते हैं ये। स्टारफिश देखने में बहुत खूबसूरत लगती है, पर जब तुम इसे टच करोगे, कभी एक स्टारफिश पकड़ कर लाके आऊंगी तुम्हें दिखाने के लिए, तो इसकी स्किन पे ऐसे छोटे 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 प्रोजेक्शंस होते हैं, ऐसे ऐसे। तो आप इसकी स्किन को टच करोगे तो कांटे कांटे जैसा फील होगा, रफ स्किन फील होगी। तो इकाइनोडर्मेटा में आती है स्टारफिश। सबके मैं तुम्हें मेंबर्स याद कराने की कोशिश कर रही हूँ जो इंपॉर्टेंट है, ताकि मैं कहूँ तुम्हें मोलस्का तो एकदम से ऑक्टोपस याद आए, मैं तुम्हें कहूँ एनालिडा तो अर्थवर्म याद आए। ये बेसिकली आज की क्लास में मैं कोशिश कर रही हूँ। हेमिकॉर्डेटा, हेमिकॉर्डेटा एक अननोन फाइलम है, कोई नहीं जानता इसके बारे में, मैं भी नहीं जानती ज़्यादा इसके बारे में, थोड़ी थोड़ी बातें हमको इसके बारे में पता है, ठीक है? बस ये देख लो कि ये अजीब सा जानवर हेमिकॉर्डेटा का मेंबर है। सिर्फ एनसीईआरटी में इसका 1 या 2 एग्जाम्पल पढ़ोगे। पानी में रहने वाला जानवर है, ज़्यादा तुम्हारा वास्ता पड़ेगा भी नहीं। कोई मुझे कमेंट सेक्शन में नहीं लिखेगा मैम मैं सोया हुआ था रात को हेमिकॉर्डेटा मिला मुझे, मेरे बेड पे पड़ा हुआ था। नहीं, दे आर ऑल एक्वाटिक। इसके बारे में मैं ज़्यादा तुम्हें कुछ लर्न नहीं कराना चाहती, अभी के लिए इसको छोड़ दो, बाकी इसको डिटेल में पढ़ेंगे अगली क्लास में। लास्ट पे आ जाओ, कॉर्डेटा। इसमें तो कहना ही क्या, दिस इज द मोस्ट एडवांस्ड फाइलम। इसमें हम भी आते हैं, इसमें फिश भी आती है, इसमें बर्ड्स भी आते हैं, इसमें रेप्टाइल्स भी आते हैं, इसमें एम्फीबियंस भी आते हैं, जो बेसिकली तुम अपने आसपास देखते हो ना, कीड़ों को छोड़ के। कीड़े तो आर्थ्रोपोडा में आते हैं, बाकी जितने एनिमल्स तुम अपने आसपास देखते हो, गाय देख लो, भैंस देख लो, बकरी देख लो, शेर देख लो, आसपास तो क्या जू में देख लो, जिराफ देख लो, टाइगर देख लो, बर्ड्स देख लो, ये सभी के सभी कॉर्डेटा में। कॉर्डेटा के बारे में तो डिटेल में पढ़ना ही है अपन ने। चलो हाँ जी, तो आज की क्लास में ख़त्म कर रही हूँ। बस आज का मेरा पर्पस बता दो, मुझे सॉल्व हुआ है कि नहीं हुआ, बस मुझे ये बता दो। मैं तुमसे क्वेश्चन पूछूंगी, मैं तुम्हें रिवाइज कराऊंगी, तुम उत्तर दोगे, ठीक है? सबसे पहला फाइलम पॉरीफेरा। पॉरीफेरा क्या करता है? उसकी बॉडी में होते हैं पोर, ठीक है? पानी में रहता है, सिर्फ पानी अंदर घुसाता है और पानी बाहर निकालता है। दूसरा फाइलम है नाइडेरिया, नाग की तरह नाइडेरिया, सबको डसता रहता है, पानी में रहता है, ठीक है? फिर आता है टीनोफोरा, वेरी वेरी ब्यूटीफुल, लाइटें जला के रखता है दिवाली की हमेशा अपने आसपास। फिर 2 गंदी फाइलम्स, प्लैटीहेल्मिन्थ, देखो 3 तो पानी पानी वाली फाइलम, फिर आ जाओ 2 गंदी फाइलम पे। प्लैटीहेल्मिन्थ इज फ्लैट वॉर्म्स, जैसे कि टेप वॉर्म, ठीक है? प्लस में सनिधि भट्टाचार्य एनिमल किंगडम हो गया है, हाँ जी बिल्कुल हो गया है। हाँ जी, एडी गर्ग आज 6 बजे मेरी क्लास है इसकी ह्यूमन रिप्रोडक्शन में, oogenesis चल रहा है, 6 बजे वाली क्लास मिस नहीं करेंगे। ह्यूमन रिप्रोडक्शन में आज oogenesis पढ़ाऊंगी। oogenesis मुझे पता है तुम लोगों को डिफिकल्ट लगता है, प्राइमरी फॉलिकल क्या होता है, सेकेंडरी फॉलिकल क्या होता है, ये मैं तुमको आज 6 बजे वाली क्लास में बताऊंगी, ठीक है? हाँ जी, तो टीनोफोरा के बाद प्लैटी के बाद एस्केल्मिन्थीज, एस्केल्मिन्थीज में अस्कैरिस, गंदा, छी। एनालिडा में रिंग वाले जानवर जैसे कि अर्थवॉर्म। उसके बाद आर्थ्रोपोडा, आर्थ्रोपोडा में दुनिया के सारे इंसेक्ट्स। फिर आ जाओ मोलस्का, मोलू मोलू पोलू पोलू प्यारे प्यारे जानवर जैसे कि ऑक्टोपस। उसके बाद इकहाइनोडर्मेटा, स्पाइनी स्किन्ड एनिमल्स जिनकी कांटे हैं स्किन में, ठीक है? उसके बाद हेमिकॉर्डेटा जिसके बारे में हमने कुछ नहीं पढ़ा है, और कॉर्डेटा। वेरी गुड, आई होप आप लोगों को ये चीज़ लर्न हो गई है। आप इसी तरीके से यदि आप पूरा सिलेबस लर्न करना चाहते हैं ताकि नीट में बायोलॉजी तुम्हारे सिर से तुम्हारा भार उड़ जाए और तुम्हें लगे कि यार बायोलॉजी में मुझे सब कुछ आता है, तो तुम मुझसे पूरा सिलेबस पढ़ सकते हो। और मैं क्रैश कोर्स शुरू कर रही हूँ,
सिर्फ बायोलॉजी के लिए, ठीक है। हालांकि फिजिक्स केमिस्ट्री क्लासेस अलग से आप लोगों को मिलेंगी और फिजिक्स केमिस्ट्री का अलग से आपको क्रैश कोर्स मिलेगा। मैं बायोलॉजी का क्रैश कोर्स शुरू कर रही हूँ नवंबर 20 के आसपास से मैं शुरू करने का सोच रही हूँ। 50 सीट्स हैं उसमें। आप इसी तरीके से पूरा सिलेबस मेरे साथ पढ़ सकते हैं और बायोलॉजी को अपनी मुट्ठी में कर सकते हैं नीट 2020 के लिए। कोड डालेंगे आप ज़रूर जब भी आप सब्सक्रिप्शन लेने जाएंगे, क्योंकि कोड से ही आपको 10% ऑफ मिलेगा, साथ में आपको मेरे नोट्स मिलेंगे, साथ में आपको मेरा क्रैश कोर्स का सीट मिलेगा, ठीक है। अभी के अभी वीडियो लाइक कर दीजिए अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो, एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी सभी वीडियोस आप लोगों को मिलती रहें। थैंक यू सो मच। आई विल सी यू एट 6 o'clock। थैंक यू, बाय बाय।